दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालोर टाइम्स। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, तो उस उथल पुथल का तो देखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है जिससे ये निष्कर्ष निकला है कि अमेरिका का जो लोकतंत्र का के हिमायती का जो चेहरा है, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हिमायती का जो चेहरा है, वो चेहरा वो एक छद्म चेहरा है। और बांग्लादेश के घटनाक्रम में उसका जो रवैया रहा है, उसने उसके मुखट्टे को उतार के और उसका ये चेहरा बेनकाब कर दिया। अब अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संरक्षक है, लोकतांत्रिक दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था का के प्रचार प्रसार का संवाहक है, मसीहा है इस प्रक्रिया का, तब तो ये था कि वो वहाँ जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई शेख हसीना वाजेद की सरकार है, उसको जिस ढंग से अस्थिर किया गया, जिस ढंग से उसको शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और यदि वो नहीं छोड़ती तो हत्या होती, तो ये जो है एक, और उसके बाद में एक अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में बन गई और अभी तक बनी हुई है। तो उसको इसका जो उसकी निंदा करनी चाहिए थी। भले ही जो है कुछ बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना वाजेद के समय कुछ धांधलियाँ भी हुई हों, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो तो धांधलियों से परे कहीं नहीं, वो तो अमेरिका खुद ही परे नहीं है। ट्रंप ने भी ये माना था कि नहीं, वो उनको जो अपदस्थ होना पड़ा है, वो जो है वो उसमें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की थी, इसलिए इस कारण से उनको अपदस्थ होना पड़ा था। और उसमें कई एक वर्ग, दुनिया का जो एक विशेषज्ञों का वर्ग है, वो एक मानता भी था कि बहुत पारदर्शी तरीके से अमेरिका के चुनाव नहीं हुए थे। तो धांधलियाँ तो जो जहाँ पे भी जो सत्ता होती है चुनाव में, कमोवेश हर सरकार हर जगह पे धांधली का प्रयास करती, कोई इससे परे नहीं। तो लेकिन कुल मिला के टोटलिटी में वहाँ चुनाव हो रहे थे और लोग उसकी शेख हसीना वाजेद की पार्टी अवामी लीग को चुन रहे थे, और इसलिए वो पूरी तरीके से वैध सरकार थी। उस वैध सरकार को ये एक अराजकता फैला के और उसको अस्थिर करना, ये इसको कोई उचित कदम नहीं किया जा सकता, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका ने बहुत निराश किया पूरे विश्व जनमत को, जो अमेरिका की अपेक्षा रखते थे कि वो यहाँ पे भी लोकतंत्र का अपहरण होगा, वहाँ वो विरोध करेगा और प्रतिवाद करेगा, और जो है वहाँ इसकी जो और सक्रिय रूप से ये कोशिश करेगा कि जो हाईजैक कर रही है ताकतें, लोकतंत्र को जिन ताकतों ने हाईजैक किया, उनके प्रयासों को निष्फल किया जाए। लेकिन अमेरिका ऐसा करता नज़र नहीं आया। पहले तो उसने एक मौन ओढ़ लिया, और उस मौन के पीछे अराजकतावादियों का समर्थन करना था। और अब वो जो है अंतरिम सरकार के गठन से स्थिति सुधरेगी, और अंतरिम सरकार के गठन का उसने स्वागत भी कर दिया, तो इस तरह से तख्ता पलट का स्वागत भी कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे जो देश जो ये नादानी कर रहे थे, कि ये सोच रहे थे कि अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीतियों से बहुत भयभीत है, और वो देख रहा है कि चीन जो है उससे ये नंबर 1 की होड़ में उससे आगे निकलने के लिए उसी से पूरा जो है नुकसान, उसके हितों का नुकसान करने पर आमादा है। और एक तरह से दोनों के बीच में एक शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए। तो वो इस नाते वो जो जहाँ पर भी चीन को ताकत मिल रही होगी, वो वहाँ पर जो है वो अड़ंगा लगाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ, तो बांग्लादेश में ये घटनाक्रम अपने आप नहीं हो गया। वहाँ स्वतंत्र जनमत में ये काम नहीं किया है, ये ISI के सुनियोजित प्रयासों का नतीजा है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके सुनियोजित प्रयासों का नतीजा है। उसके कारण ये सब कुछ वहाँ पे हुआ है। और ISI और आजकल पाकिस्तान अमेरिका के पाले से दूर होकर और चीन के पाले में चला गया, पूरी तरीके से
चीन का एक मोहरा देश बना हुआ है। तो जो उसकी जो खुफिया एजेंसी को जो मिला है, जो सफलता मिली है और जिसके कारण ये संभव हुआ है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान अपने जो है अपनी कठपुतली सरकार कायम करा ले, अपना समर्थन करने वाली सरकार कायम करा ले, तो वो जो है वो उसको तो ये उसको सफलता मिलेगी। तो इससे भी चीन को ही मजबूती मिलेगी। और हो सकता है कि अमेरिका तो इसलिए नाराज़ है कि वो शेख हसीना वाजिद से इसलिए नाराज़ है कि उसने शेख हसीना वाजिद ने उसको अपने अड्डे के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया था। लेकिन अब जो वहाँ जो सरकार बनेगी ISI के समर्थन से ISI के आशीर्वाद से जो बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी, वो भी अमेरिका को तो शायद ही ऐसा करने दे, वो भी जो है उससे भी अमेरिका को ये कामयाबी नहीं मिलेगी वहाँ अपना वायुसेना अड्डा बनने। ये हो सकता है कि चीन को वो हम पाकिस्तान के इशारे पर चीन को जो है वो वायुसेना अड्डे के लिए जगह दे दे अपने यहाँ पर, तो इससे भी अमेरिका के हितों को धक्का लगेगा। लेकिन अमेरिका को आज की तारीख में इसका कोई पछतावा नहीं है और उसको जो है उसने इसीलिए वो ये कर रहा है कि वो पूरा जो वहाँ जो अराजकतावादियों की और जो कट्टरपंथियों की जो इरादे हैं, वो उन इरादों को सींचने का काम कर रहा है। जो उसने शेख हसीना वाजिद को जो उनका जो वीज़ा सस्पेंड किया है, वो वीज़ा सस्पेंड वो उस कार्रवाई से और उनको अराजकतावादी बांग्लादेश के पुष्ट हुए, कट्टरवादी बांग्लादेश के पुष्ट हुए, तो ये एक ताकत है। दूसरी बात ये है कि जो भारत में मतलब मोदी की भक्ति में बिना कुछ सोचे समझे ये जो है जो चीज़ें की जा रही हैं, जिनसे एक बड़ी गफलत का शिकार होना पड़ रहा है देश को, वो भी एक खुल के सामने आ गया। आप ये साबित करने में लग गए कि पाकिस्तान में तो आटा इस भाव में बिक रहा है, पेट्रोल इस भाव में बिक रहा है, उसके ऊपर इतना कब्जा हो गया है, पाकिस्तान को तो ख़त्म हो गया है, उसकी सरकार में तो कोई दम बची ही नहीं। अब पाकिस्तान का शक्ति केंद्र क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत का शक्ति केंद्र ISI, और ये ISI ने बांग्लादेश में ये कहा कि ये साबित कर दिया कि ISI में भी अभी पूरा दम बरकरार है। उससे पहले तो उसने भारत के जो वो 1-1.5 महीने से भारत में जो करा रहा कश्मीर में, जिसमें सेना अभी तक काबू नहीं कर पाई है, और लगातार वो जो ISI से के द्वारा भेजे हुए जो मिलिटेंट हैं वो मिलिटेंट ने हमला किए, सेना को क्षति पहुंचाई, और जवाबी कार्रवाई में सेना उन मिलिटेंटों का अभी पता नहीं लगा पाई है जो सेना पे हुए हमलों के लिए जिम्मेदार है, ना उसको कोई नुकसान पहुंचा पाई है। तो एक तो वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए था भारत को, ISI हमारी हम पर भारी पड़ रही है। और दूसरी बात यह कि जो दूसरा उसने ये दिखा दिया कि रॉ को भनक तक नहीं लग पाई, इसलिए भारत की हिमायती समझे जाने वाली, भारत की मित्र समझे जाने वाली शेख हसीना वाजिद के सामने जब ये स्थिति हो गई कि अब जो है वो तो वहीं उनके साथ में मारकाट होकर वहीं मारी जाती। ये तो बांग्लादेश की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि खराब न होने देने के लिए उनको इतना मौका दे दिया कि वो भाग के और भारत में आ जाए, वरना तो उनका भी अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह हस्त हो जाने वाला था। ये भारत की साख को एक बहुत धक्का पहुंचाने वाला होता। तो जो ये गफलत फैला दी गई थी कि मोदी आ गया तो मोदी के पराक्रम से पाकिस्तान पिद्दी बन गया, पाकिस्तान कुछ नहीं रह गया, ये धारणा निकल गई। ये गफलत बहुत भारी पड़ी क्योंकि उसके बाद में पाकिस्तान के प्रति भारत ढीला पड़ गया था। और हमें लगता है कि जो भारतीय जो खुफिया एजेंसी थी वो पाकिस्तान में अच्छी तरीके से वो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पा रही थी उसको, इसलिए उसके बांग्लादेश में जो गुल कराने वाला था ISI, तो उसमें पाकिस्तान का जो उसका अपना पाकिस्तान में जो सक्रिय तंत्र है वो भी उसका पता नहीं लगा पाया। हालांकि सक्रिय तंत्र पर उसका तो केंद्रित रहा कि जिन लोगों ने भारत में कत्लेआम किया, जिन आतंकवादियों ने, वो जो छुपे हुए हैं
वो पर्याप्त मात्रा में उनका जो है पाकिस्तान के भीतर ही घुस के भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने हत्या कर दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, ISI को पता भी नहीं चला, या पता भी चल गया तो वो जो है वो पता चला कि वो अपनी कमजोरी जाहिर ना होने देने के लिए वो जो है उसको खून को खो गया और अब उसने ये जवाबी हमला किया। तो ये भारत के लिए जो है एक तरह से बड़ी चेतावनी है कि उसको गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए। ISI इतनी सुव्यवस्थित है कि वो और अभी भी उसमें दम बचा हुआ है कि वो जो है भारत फिलहाल उसको हल्के में लेने की गलती न करे और भारत को और ज़्यादा अपना जोर बढ़ाना पड़ेगा ISI पर कंट्रोल करने। नंबर तीसरी बात क्या है कि जो मुस्लिम विश्व है, जो पता ये चला कि वो अपने वो दिखाने लगा था इजराइल का मामला हो या जो है भारत के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें उसका एक तटस्थ हो जाना, भारत की तरफ दोस्ती की पीगे बढ़ाना व्यापारिक कारोबारी कारणों से, इस वजह से जो उसके बारे में ये आकलन किया जाने लगा था कि अब जो अन्य इस्लामिक राष्ट्र हैं उनका रवैया बदलने लगा है। वो पहले अपने हितों को वरीयता दे रही हैं और अब वो जो है उसके निर्यातक के रूप में काम करने से अब बाज आने लगी हैं, आतंकवाद के निर्यातक के रूप में काम आने से बाज आने लगी हैं और उनका जो विवेकशील रवैया हो गया। तो वो फिर बात है जो है ये इन धारणाओं का शेख हसीना वाजिद का जिस तरीके से उन्होंने शेख हसीना वाजिद के अवगत किए जाने के शेख हसीना वाजिद के खिलाफ षड्यंत्र के मामले में जिस ढंग से उन्होंने जो है एक चुप्पी हो रखी है, तो ये लगता है कि पाकिस्तान के पूरे षड्यंत्र के साथ में उनके षड्यंत्र को पूरा मौन समर्थन उनका हासिल है और वो इस मामले में पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। और ये उनकी जो नाटकबाजी है, उनका विवेकशील हो जाने का उनके बारे में ये आकलन पूरी तरह गलत है। उनके वो इरादे बदले नहीं है। अब ये उन्होंने देखा कि थोड़ी सी परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय जगत पर प्रतिकूल हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा संयम अभी धारण कर रखा है, लेकिन इस संयम को उसका जो है संचारी भाव ही लिया जाना चाहिए। स्थायी भाव तो जो उनका पहले था वही उनका जो है स्थायी भाव है और वो इसलिए इस्लामिक कट्टरपंथ इस्लामिक आतंकवाद जो है वो अगर सिर उठाएगा तो फिर वो अपनी जो असलियत है वो आ जाएंगे। एक बात ये जाहिर हो गई। तीसरी बात ये कि पूरी दुनिया में ये था कि एक नई दुनिया बदलने की शुरुआत इस सदी में हुई है और धीरे धीरे एक पूरी दुनिया का माहौल एक धर्म निरपेक्ष माहौल एक बन रहा है। तो इस आशावाद को पूरी तरीके से धक्का पहुँचाया है। सब जगह पर जो धार्मिक रूप से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हावी हो रही सब जगह पे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर। धर्मनिरपेक्ष मूल्य भारत में तो बड़ा नाम रह गया। भारत में जो एक बड़ा ये था कि वो एक बड़ी लाइट पोस्ट के रूप में एक उभरने वाला है भारत, तो वो लाइट पोस्ट के रूप में तो अब केवल नाम के लिए रह गया। धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थिति हो चुकी है पर और अन्य देशों में भी बहुत तेज़ी के साथ में वो जोर मार रहा है। और हो सकता है कि जो ये विकसित राष्ट्र हैं अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पे भी और फ्रांस वगैरह यहाँ पे भी इसकी प्रक्रिया में वो भी जो है वो जो धर्मनिरपेक्षता का चूल्हा अपना चूल्हा उतार के और वो भी धीरे धीरे धार्मिक कट्टरपंथ की ओर एक तरह से प्रवृत्त होने लगे। तो कोई आश्चर्य नहीं होने लगेगा। अगर आश्चर्य नहीं होगा तो वो जो हटिंगटन की थ्योरी थी बार ऑफ सिविलाइजेशन कि पूरी दुनिया में सभ्यताओं का युद्ध है,
तो ये जो एक हुआ था कि इन सभ्यताओं सभ्यताओं का युद्ध है, तो ये सभ्यताओं के युद्ध को विराम लग जाएगा और नए तरीके से एक दुनिया चलेगी। जो इस आशावाद को एक बड़े धक्का पहुंचाया है और इसलिए ये साबित किया गया कि सभ्यताओं का युद्ध का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस समय पे दुनिया का जिस तरीके से ये जो सामाजिक नक्शा बन रहा है, वो नक्शा ये बन रहा है कि एक उसका जो सभ्यताओं के युद्ध का एक नए अध्याय का सूत्रपात करने का संकेत देने वाला बन रहा है। ये बात जाहिर हो रही है। तो अब फिलहाल आपको देखना ये है कि शेख हसीना वाजिद का तो लगता ये है फिलहाल कि हमेशा के लिए उनकी राजनीति का अंत हो गया है। अब वहाँ बांग्लादेश में कौन सी ताकतें संभालती हैं, कौन सत्ता संभालता है। जो बेगम जियाँ हैं उनको भी रिहा कर दिया गया। उनका रवैया तो पहले से भारत विरोधी जाहिर रहा है और वहाँ पे भी वहाँ बांग्लादेश में ये कोशिश की जा रही कि उसको नकारा जा रहा है कि बांग्लादेश की गौरव के रूप में नकारा जा रहा है। जो 1971 में जिस हालात से बांग्लादेश का गठन हुआ था, तो वो तो ऐसा दिखाई देने लगा कि वो ये बांग्लादेश के में एक ढंग का एक वातावरण बना दिया कि बांग्लादेश का जो कुल मिला के जनमत है वो ये मानने लगा कि 1971 की जो परिघटना बनने वाली थी, जिसमें उनके नए देश का उदय हुआ था, वो जो भारत के षड्यंत्र का परिणाम था। और वो जो है वो अपना जो गर्भनाल के संबंध की जो गर्भ लगाव होता है, वो एक खून का जो रिश्ता है, लहू पुकारेगा की जो कहावत है, वो पाकिस्तान के साथ में वो उसको जिंदा करने लगा। उसकी ऊष्मा को महसूस करने लगा है। उसकी पाकिस्तान के साथ में उसका सगापन पाकिस्तान के साथ में उसको बांग्लादेश को महसूस होने लगा। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। जो भारत का कि नेपाल भी भारत का चला गया, श्रीलंका भी अब भारत का उस ढंग से समर्थन नहीं ले गया। और चलिए ठीक है, वो उनसे तो फिर भी उतनी ज़्यादा सत्यता की आशा नहीं है। अगर उनका नहीं रह गया तो उनका बहुत जो है बहुत नाजुक मोड़ पर उनके बहुत से भरोसेमंद साथी न रह रहे हों। लेकिन फिलहाल ये जो है ISI का मंसूबा उसका एक अलग किस्म का मंसूबा है। जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की तैयारी की थी तो उसको नाम दिया गया था इस्लामिक बम का। और पाकिस्तान को परमाणु बम पाकिस्तान के ये इरादे सफल हों, इसके लिए इस बिंदु पर वो सारे पाकिस्तान के झंडे के तले इकट्ठे हो गए थे इस्लामिक जो है वो राष्ट्र थे। तो आज तो ISI का तो मंसूबा यही है कि हम एक तरफ तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समीकरण जो एक समीकरण बना के अपनी स्थिति को मजबूत करें। आप उसको कह रहे हो कि नहीं वो तो चीन का मोहरा बन गया और चीन का मोहरा बन के बर्बाद हो गया, लेकिन दिखाई तो ये दे रहा है कि चीन का उपयोग वो भी अपने कर रहा है। तो उसी से ISI सर्वाइव कर रही है और उसी से और ज़्यादा आगे बढ़ रही है। उसको तो फिलहाल तो ताकत मिल रही, तो फिलहाल तो वो अपने आप को इतना ताकतवर बना रहा है कि वो पहले स्टेप के रूप में वो इस्लामिक पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करता, फिर पुरानी स्थिति फिर पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सके। और उसके बाद में फिर वो जो है फिर वो अपने तरीके से भारत की विश्वगुरु बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अलग किस्म की अग्रसरता है। और उसकी भी ये एक अलग किस्म की अग्रसरता है कि फिर दुनिया के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर जो है अपनी प्रभुता स्थापित करने की कोशिश की जाए। और फिर वो जो है उस दौड़ में भी पहुँच जाए, विकसित राष्ट्रों की दौड़ में भी पहुँच जाए और फिर वहाँ पे भी वो चोटी का स्थान प्राप्त करने की कोशिश करे। और उसके बाद में फिर वो तय करें कि चीन के साथ में उसका अपना उसको कैसे समीकरण बनाने हैं। हो सकता है कि उस चोटी पर पहुंचने के बाद उसकी चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता भी शुरू हो जाए। तो ये लगता है कि ये पूरा आकलन
कहीं ना कहीं ISI के दिमाग में। तो ये सब चीज़ें एक बड़ी एक खतरनाक है और भारत के लिए एक बड़ी चिंता करने वाली बात है। भारत इस मामले में जो विकसित राष्ट्र हैं वो किस तरीके से वो समझा के और उनको एक तैयार कैसे कर पाते कि वो समय रहते इसका मुकाबला करना शुरू कर दें। ये मोदी जी की जो एक तो कूटनीतिक प्रतिभा है, ये अब उसकी इस मामले में एक बड़ी जो है एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। इसमें हालांकि इसमें मैं पाऊँ, इसमें मैं ये कहूँगा, मैं कई मुद्दों पर मोदी का बहुत आलोचक होते हुए भी ये मैं कहूँगा कि कुछ दशकों में मोदी इस मामले में बहुत ही जो भारत के एक बहुत ही मजबूत नेता के रूप में जो है उभरे हैं और उन्होंने भारत की ताकत को बढ़ाने का भी काम किया है, एक सामरिक तैयारियों की दृष्टि से भी, और जो अपनी जो विदेशों में जो काम करने वाले पर काम करता है, जो बाहर पर जो पारदेशिक जो एक खुफिया तंत्र है उस मामले में भी मजबूत बनाया है भारत की खुफिया एजेंसी को, उनको भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर खड़ा किया है। और कूटनीतिक मामलों में भी उसने जो है ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ है, तो कूटनीतिक मोर्चे पर भी उन्होंने इस मामले में एक समीकरण बनाया है। कूटनीतिक अपनी प्रतिभा से इस मामले में अपने आप को पश्चिमी जगत का और विकसित राष्ट्रों का के साथ में एक मजबूत समीकरण बनाया है। लेकिन अभी उसमें बिखराव, उसमें सेंधमारी की स्थिति दिख रही है, और ये इस स्थिति के बारे में इस स्थिति को लेकर जो दुश्चिंताएँ हैं, इस दुश्चिंताओं से उभरने का काम तब हो सकता है जब जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जो आगे आने वाली परिणतियाँ हैं उसका एहसास करा के अमेरिका और ब्रिटेन आज को और उसको तैयारी करेंगे, वो पुराने गिले सिक्के भूल कर शेख हसीना बाजियत से, और जिस मोड़ पर बांग्लादेश की स्थिति पहुँच गई उस मोड़ पर अपने अपर हैंड के लिए तो जो शेख हसीना बाजियत को की अभी को हिमायत करने का काम करें, शेख हसीना बाजियत को संरक्षण करने का काम करें। इस मामले में अगर उनकी कोई कूटनीतिक कोशिश चल रही है मोदी जी की तरफ से, उन्होंने विदेश मंत्री भी बहुत कामयाब बनाया है एस जयशंकर को, तो हम एक भरोसा रख सकते हैं कि निश्चित रूप से चल रही होगी गोपनीय तरीके से, उनको उजागर नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट जल्दी ही निकल कर सामने आना चाहिए, वरना स्थितियाँ भारत के हाथों से फिसल जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश करनी है कि आप जो है वो जो नए दर्शक हैं उन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को देखा है, अगर उन्हें आज का हमारा वीडियो पसंद लगा हो, प्रभावित करने वाला लगा हो, तो वो स्वयं हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने परिचितों को और अपने परिजनों को प्रेरित करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसमें दबा दें, ताकि इसी ढंग के विचार उत्तेजक के नई धारणाओं को परोसने वाले हमारे हर वीडियो का जब भी हम उसको डालें, जब भी तैयार करें, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुँच जाया करें, आप तत्काल उसके बारे में सूचित हो जाया करें और तुरंत उसको भेज सकें। तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।